तो बच्चों, कल जो है हम लोगों ने बेसिक्स समझे थे अकाउंटिंग के, जहां पे कि हमने 5 से 6 टर्म्स अकाउंटिंग की समझी। अब जरा उस चीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मैं जरा 1 मिनट आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। उसके बाद आगे की डिक्शनरी हमारी पैसे की लैंग्वेज की शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है बच्चों पैसा इन। हमारी जो रिसीट्स होती है बच्चों वो 2 किस्म की होती हैं। पहली रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर बच्चों हम लोग बेसिकली जो शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे समय वाले हमारे जो रेवेन्यूज हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे को अगर किसी चीज से बेनिफिट मिलता है वो होता है रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं बच्चों, हमने हमारे जो जेठालाल जी की जीजी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने करी थी शुरू लास्ट क्लास में, तो उन्होंने जो टीवी बेचे, जो रेडियो बेचे, उससे जो उन्हें सामान पैसा आया वो एक ऐसा बेनिफिट था जो कि उन्हें मिला था शॉर्ट टर्म में, यानी कि उन्होंने आज सामान बेचा और विद इन 1 ईयर उनका पैसा आ गया। दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का तो बच्चों बहुत ही सिंपल मतलब है, भाई ऐसी चीजें जिनसे हमें पैसा आता है और हमें बेनिफिट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि साल दर साल। हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी और उसके बाद फिर उसे 5-10 साल तक यूज किया और फिर बेचा। तो यानी कि वो लैंड और बिल्डिंग हमारे को बेनिफिट दे रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसीट्स। उसके अगेंस्ट आ जाते हैं बच्चों एक्सपेंसेस पे। भाई जब पैसा इन हुआ है तो पैसे आउट के बारे में भी कर लेते हैं डिस्कस। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का बेसिकली मतलब होता है बच्चों जो कॉस्ट हमने इनकर करी है अपने बिजनेस में। मैं इसे जरा हाईलाइट भी कर देता हूं बच्चों तुम लोगों के लिए। ये देखिए, हमने अपने बिजनेस में रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो पैसा इनकर करा है उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट, जैसे कि वेजेस, जैसे कि सैलरीज और इंटरेस्ट। भाई दूसरी तरफ आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बच्चों एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में। एक्सपेंसेस वो होते हैं बच्चों जो कि हमने अपनी कमाई करने के लिए खर्चा किया साल दर साल, लेकिन अगर उसके अलावा हम लोगों ने कोई एसेट्स खरीदे तो जो लाइबिलिटी हमने उसके लिए इनकर करी उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। 3 किस्म के होते हैं एक्सपेंडिचर। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे को बेनिफिट देता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि कम समय में, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। जैसे कैपिटल रिसीट समझाई थी बच्चों, वैसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई जेठा जी अपनी फैक्ट्री में अगर लगाते हैं मशीन, ठीक है, तो जब वो मशीन लगाते हैं तो वो अगले 5-10 साल तक उससे बनाएंगे टीवी। तो भैया जब 5-10 साल तक बनाएंगे टीवी तो इसका मतलब
हमारा वो एक्सपेंडिचर एक ऐसा है जिसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय में हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो हमारे को बेनिफिट देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हम खर्चा अभी फिलहाल रेवेन्यू नेचर की तरह ही करते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, टीवी में रेगुलर बेसिस पे आपको कंपनियां एडवर्टीजमेंट करते हुए मिलती हैं। भाई आप कोई भी सीरियल देखते हैं, बीच में बहुत सारी ऐड आती रहती हैं। आपको पता है कि भैया वो जो एक्सपेंडिचर है उसमें कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। क्या कंपनी उसे एक साल में कवर कर सकती है? नहीं, कंपनी उसे साल दर साल अपनी सेल बढ़ा के ही कवर करती है। तो भाई वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका हमें बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। इसलिए हमारे को अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम उसे अगले 5 साल या अगले 10 साल में हम उसे राइट ऑफ कर सकें। उसके बाद भाई एक बहुत ही सिंपल सी चीज, प्रॉफिट। हर इंसान काम करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो आओ बच्चों समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। भाई प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपने रेवेन्यू अर्न करा उसमें से जो खर्चा करा। मान लीजिए जेठा जी ने इस महीने 10 लाख रुपए की सेल करी, लेकिन वो 10 लाख रुपए की सेल के अगेंस्ट उन्हें 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो ये जो 2 लाख रुपए उनके बचे वो क्या था? बिल्कुल सही समझा आपने बच्चों, वो था प्रॉफिट। अब नेक्स्ट टर्म जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों वो है गेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बार जरा अच्छे से समझा देता हूं बच्चों। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक कॉफी शॉप का ओनर था। उसने क्या करा, अपनी कॉफी शॉप खोलने के बाद जो फर्नीचर लगाया वो उसने अलग अलग किस्म का फर्नीचर लगा दिया। तो अलग अलग का जो उसने किस्म का जो उसने फर्नीचर लगाया वो बेसिकली क्या करा उसने कि ताकि जो भी कस्टमर आए उसे ये लगे कि जब भी वो आया है उसे अलग नई फील लग रही है, क्योंकि सेम टाइप का फर्नीचर पे हर बार बैठ के कस्टमर भी बोर हो जाता है। तो वहां पे एक दिन रामलाल जी कॉफी पीने गए। उन्हें वो फर्नीचर बहुत पसंद आया। उन्होंने उनसे बोला कि सर ये वाला जो फर्नीचर है आपने कहां से खरीदा? तो उसने बोला कि ये फर्नीचर हमने खरीदा है तो अपने एक फर्नीचर के शोरूम से, लेकिन अगर आपको खरीदना है मुझसे तो आप ये खरीद सकते हो। तो रामलाल ने बोला क्या आप श्योर हो कि मैं इस फर्नीचर को खरीद लूं? तो उसने बोला बिल्कुल, आप खरीद लीजिए इस फर्नीचर को। तो उसने बोला दीजिए आप मुझे अभी 50,000 रुपए का चेक और मैं आपको चेक क्लियर होते ही आपके घर में फर्नीचर पहुंचा दूंगा। तो क्या ये जो फर्नीचर का काम है ये उसका रेगुलर काम हो गया कंपनी के ओनर का?
नहीं, वो कॉफी शॉप के ओनर का तो रेगुलर काम ये था ही नहीं, उसका काम था कॉफी बेचना। लेकिन क्या हुआ, कॉफी शॉप के ओनर ने उसे वो फर्नीचर बेच दिया। रामलाल भी खुश कि वो गया था कॉफी पीने और भैया लेके आ गया साथ में फर्नीचर भी। दूसरी तरफ कॉफी शॉप का ओनर भी खुश कि 30,000 रुपए में खरीदा हुआ होलसेल का सामान 50,000 रुपए में बेच दिया। पूरे दिन कॉफी बेच के उतनी कमाई नहीं हुई, फर्नीचर बेच के कमा ली। अब समझते हैं बच्चों लॉस क्या होता है। अगर एक कंपनी को, मान लीजिए बच्चों, 10 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 8 लाख का ही प्रॉफिट होता, 8 लाख का ही रेवेन्यू होता और उसके अगेंस्ट उसका खर्चा हो जाता 10 लाख रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप बिल्कुल सही समझे। इसका मतलब ये है कि उन्हें 2 लाख का लॉस हो गया। अब बच्चों समझते हैं गुड्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं बच्चों, तो हम अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं। अब बच्चों, रॉ मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदते हैं। तो क्या हमारे गुड्स हमारे रॉ मटेरियल हुए, या हमारे गुड्स हमारे लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी हुए? बिल्कुल सही समझा बच्चों, हमारे रॉ मटेरियल हमारे गुड्स हुए। तो द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील्स इन इज गुड्स। अब बच्चों इसके अगेंस्ट हम समझ लेते हैं, भाई गुड्स तो हम लोगों ने समझ लिए। अब चलो छोटी सी अपनी वही जो जेठालाल जी की कहानी है उसे करते हैं शुरू। भैया, इन गुड्स को परचेज करना यानी कि खरीदना को हम सिर्फ परचेजेस बोलते हैं। और जैसे कि जेठालाल जी ने रॉ मटेरियल के तौर पे एलईडी की स्क्रीन खरीदी, उन्होंने खरीदी तारे, उन्होंने खरीदे बाकी का सामान जो कि बेसिकली काम आया उनके प्रोडक्ट को बनाने में। तो भैया, ये जो बाकी का सामान उन्होंने खरीदा और एलईडी स्क्रीन खरीदी, इससे बेसिकली हमारी फर्म को, हम इसे प्रोसेस करके सामान को आगे बेचेंगे। तो वो हुई हमारी सेल्स और उससे हम कुछ पैसा जनरेट करेंगे। सही समझा बच्चों? वही तो होता है हमारे रेवेन्यूज। अब भाई कई बार खराब क्वालिटी का सामान भी आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल, हम परचेजेस को अपने कर देंगे रिटर्न। इसलिए उसे हम बोलते हैं बच्चों परचेज रिटर्न। सिमिलरली, अगर हम भी खराब क्वालिटी का सामान बनाते हैं, तो अब क्या हुआ, जेठालाल जी ने टीवी बना के अपने ग्राहक भिड़े को बेचा। तो भैया जैसे उन्होंने अपने ग्राहक भिड़े को बेचा, ऑब्वियसली वो उनकी सेल्स हो गई, लेकिन उसे सामान पसंद नहीं आया, वो वापस करने के लिए आ गया। तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बच्चों।
चलो जी, अब आ जाते हैं अपनी आगे वाली टर्म्स पे बच्चों, कि हमारे डेटर्स क्या होते हैं और हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं। भाई, जिन लोगों से हमने उधार पे सामान खरीदा और उन्हें, मतलब सॉरी सॉरी बच्चों, गलती हो गई मुझसे छोटी सी। जिन लोगों को हमने उधार पे सामान बेचा और उनसे हमें लेने होते हैं पैसे, वो हमारे डेटर्स होते हैं। Debtors are persons to whom business has sold goods and services on credit, यानी कि उधार पे। उसके अगेंस्ट बच्चों क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब बच्चों बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में। छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, जिससे मेरे सारे बच्चों को समझ में आ जाए। बिल्स रिसीवेबल का मतलब और बिल्स पेबल का मतलब बच्चों हम इस तरीके से समझ लग सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों हम लोग सेल्स कैसे करते हैं, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम जनरली एक ट्रेडिशनल तरीके से सेल्स इस तरीके से करते हैं कि हम सामान बेचते हैं और उसके अगेंस्ट हम पैसा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पैसा लेने के बजाय उधार पे सामान बेच के हम लोगों ने एक बिल इशू कर दिया। जिस बंदे से हमने सामान खरीद बेचा है, जिस बंदे को हमने सामान बेचा है, उस बिल के अगेंस्ट हमें तो पैसा मिलना है और सामने वाले बंदे को पैसा देना है। तो हमारे लिए ये हो गया बिल्स रिसीवेबल और उनके लिए ये हो गया बिल्स पेबल। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, भाई बिल्स रिसीवेबल की छोटी सी डेफिनेशन एक बार दोबारा आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे की टर्म्स पे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल is an accounting term of bills of exchange. A bills of exchange is bills receivable for seller at time of credit sale, यानी कि सरल भाषा में जब सामान बेचा उसके अगेंस्ट जो बिल मिला उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। दूसरी तरफ बात करते हैं बच्चों बिल्स पेबल की। Bills of exchange is payable for purchaser at the time of credit purchase, यानी कि ये उधार पे जो बंदा सामान खरीदता है उसके अगेंस्ट बिल ऐसा मिलता है उसे, जिसके अगेंस्ट उसे पैसा देना होता है, यानी कि उसके लिए होता है ये बिल्स पेबल। अब हम आ जाते हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है। भाई, आप लोग जो है अपने बिजनेस में हमेशा क्लाइंट्स के लिए ऑफर निकालते रहते हैं। एग्जाम्पल, भाई आप किसी भी दुकान पे खरीदारी करने गए होगे बच्चों, तो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, भैया कुछ तो भाव कम करो, कुछ तो डिस्काउंट दो। बिल्कुल सही समझा, ये वही टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट एक ऐसी चीज है बच्चों जिसके लालच में हम खरीद लेते हैं सामान। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। चलो जी, इस ट्रेड डिस्काउंट और इस कैश डिस्काउंट को बच्चों एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए जेठालाल जी ने दो लोगों को सामान बेचा।
पहला, हाथी जी को, जिनके नाम के साथ साथ उनके काम भी हाथी वाले हैं। दूसरा, लल्लन जी को, जो कि सामान लेते हैं और हाथों हाथ पैसा यानी कि नकद पैसा देते हैं। हाथी जी ने लाखों रुपए का सामान खरीदा, लेकिन दूसरी तरफ लल्लन जी ने हजारों में ही सामान खरीदा। हजारों में सामान खरीद के उन्होंने तुरंत ही पैसा दे दिया लल्लन जी ने। तो उन्हें जो डिस्काउंट हम देंगे बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही समझा, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। और हाथी जी को, जिन्होंने बल्क में सामान खरीदा है, उन्हें भी हमने देना होगा कुछ ना कुछ बेनिफिट। उस बेनिफिट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों, डिस्काउंट एक ऐसी रिबेट है जो एक सेलर बायर को देता है, यानी कि एक लालच कि भैया मेरी दुकान से सामान खरीदो। ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी बंदा परसुएड कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप बल्क में सामान खरीदो, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपने नकद पे सामान खरीदना है, उस चीज को एनकरेज करने के लिए आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। अब आ जाते हैं बच्चों अगली टर्म पे, जो कि है अकाउंट। बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके स्कूल में एक ही टीचर आपको आपकी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाए। अभी तो हम डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स अलग अलग क्लासेस को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए एक ही टीचर पढ़ाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये बच्चों कि सारे के सारे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और टीचर भी पढ़ा नहीं पाएगा। इसी वजह से हम लोग अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, ताकि बच्चों के माइंड के हिसाब से हम लोग उन्हें पढ़ा सकें। उनकी एज के हिसाब से उनका माइंड इनहेंस होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उस हिसाब से अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। सिमिलरली बच्चों, हमारे बिजनेस जो कि पैसे की भाषा समझता है, उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ट्रांजैक्शंस यानी कि इवेंट होते हैं, लेन देन होती है। तो उस केस में हम लोगों को हो जाती है बड़ी कंफ्यूजन। तो हम लोग अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंट। भाई, ये अकाउंट बनाना हम सीखेंगे अपने आगे वाले चैप्टर पे। भाई, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम लोग जो है एक समराइज्ड फॉर्म में एक तरीके की ट्रांजैक्शन को अलग अलग जगह रखते हैं। आप इस तरीके से बच्चों को समझ सकते हो। क्लास 1 के बच्चे अलग, क्लास 2 के अलग, क्लास 3 के अलग, 4 के अलग। सिमिलरली रामलाल का अकाउंट अलग, अरे जेठा जी का खुद का अकाउंट अलग, अरे रेंट का अकाउंट अलग, अरे सेल्स का अकाउंट अलग। तो भैया, इस तरीके से हम बनाएंगे अकाउंट। अब हम बात करते हैं बच्चों इनकम की। इनकम बेसिकली प्रॉफिट से थोड़ा सा अलग है। इनकम और प्रॉफिट में मतलब क्या है बच्चों? प्रॉफिट एक छोटा सा पार्ट है हमारी पूरी की पूरी इनकम का। इनकम का मतलब है कि
साल दर साल हमारे को सारी जगहों से जो पैसे की कमाई होती है उसे बोलते हैं इनकम। उसमें से गुड्स से भी कमाई होती है हमारे को, वो एक छोटा सा पार्ट है। हमने अपने लैंड खरीदा और उसे बेचा, उससे कमा लिया, यानी कि गेन करा, वो भी हमारी इनकम का पार्ट है। और हमें सामान खरीदा, रेगुलर रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कि परचेजेस करी और उसको प्रोसेस करके आगे बेचा, वो भी उसमें से जो कमाया प्रॉफिट, वो भी हमारी इनकम का पार्ट है। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं बच्चों, जो कि है स्टॉक। भाई बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लेते हैं स्टॉक को भी। जैसे कि आपको पता है कि सर कोई भी चीज आप लोगों को बिना एग्जाम्पल के नहीं बताते। स्टॉक का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों? अगर जेठालाल के पास कोई टीवी का ऑर्डर आता है तो क्या वो तभी अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू करता है क्या स्टॉक? नहीं, वो गुड्स को पहले ही बना के रखता है और साइड में रख देता है। उसे पता है कि किस किस्म के ज्यादा ऑर्डर्स आने हैं। भाई 60 इंचेस का एलईडी टीवी बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन 32 इंची के टीवी जो है बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो 32 इंची के टीवी की सेल ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बना के स्टॉक में रख लेता है। So the goods available with the business for sale on particular date is stock. उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर करा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी कि बच्चों मान लीजिए हम जेठा जी की दुकान पे जाते हैं तो वो जो है हमारे को टीवी ये देख के बेचते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या आई। 20,000 में वो तब बेचेंगे हमें वो टीवी जब वो उनकी 16,000 की कॉस्ट आई, ताकि 3 से 4 हजार रुपए वो भी कमा के घर लेके जा सके। नेक्स्ट टर्म है बच्चों वाउचर। आइए इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए बच्चों जेठा जी ने अपने एक दोस्त भेड़े को टीवी बेचा। छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं बच्चों। जेठा जी के पास भेड़े का फोन आया तो उन्होंने बोला कि जेठालाल मुझे जो है 50 इंचेस का चाहिए टीवी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मिल जाएगा 50 इंचेस का टीवी, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक में नहीं है मेरे भाई। जब आएगा तब मैं आपको ये दे दूंगा। तो उसने बोला आप टेंशन मत लो जेठा भाई, 10,000 रुपए एडवांस पकड़ो। 50,000 रुपए का टोटल टीवी था। 10,000 रुपए का आप एडवांस मुझसे अभी रख लो। तो उन्होंने खुशी खुशी 10,000 रुपए का एडवांस रख लिया और बोला कितना बढ़िया मेरा दोस्त है। 10,000 रुपए का एडवांस भी देके चला गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर वो टीवी आना था, लेकिन क्योंकि जेठा जी के दोस्त ने 10,000 रुपए का एडवांस ऐसे ही पकड़ा दिया तो उन्होंने 3 दिन में फोन करके उन्हें बुला लिया कि भिड़े जी आपका टीवी तो आ चुका है। तो भाई भिड़े आके अपना टीवी लेके जैसे ही जा रहा था उसने अपने मनी काउंट करी, पैसे गिने और बोला मेरे पास तो अभी 30,000 रुपए रखे हैं, कोई बात नहीं मैं कल ले जाता हूँ। उसने बोला नहीं यार, अपने तो दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में गोकुल धाम में हम रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे बाद में भी दे दीजिएगा। कोई नहीं। अब वो अपने 30,000 रुपए देके चला गया। जाने से पहले उसने बोला कोई बिल? उसने बोला यार आप दोस्त हो, काहे का बिल? वो चला गया।
अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जेठा जी को लगा कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, कोई पैसे नहीं मिले। उन्होंने फोन किया भिड़े को कि यार भिड़े, आपको पैसे देने थे। तो भिड़े ने फोन नहीं उठाया। 15 दिन हो गए, उसके बाद भी नहीं उठाया। 16वें दिन वो उन्हें सैर पे मिले, और सैर पे मिलने के बाद उन्होंने बोला, यार वो तुम्हारे 10,000 रुपए थे, वो यार देने थे तुम्हें। 10,000 रुपए? भैया किस चीज के 10,000 रुपए? अरे यार तुमने वो टीवी खरीदा था। टीवी खरीदा था? अच्छा, कोई बिल है तुम्हारे पास? यार बिल तो नहीं है। या मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने तो तुझे विश्वास पे दे दिया था, लेकिन बिल नहीं काटा था क्योंकि तू तो अपना दोस्त है, सेम कॉलोनी में रहते हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत करी हमारे जेठा जी ने। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने नहीं रखा अपने पास। हर चीज का हमारे को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि एक बिल हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उस लेन देन को प्रूव कर सकें। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सही पहचाना बच्चों, जीएसटी। भाई जब भी आज के टाइम में हम सामान बेचते हैं, तो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो हमसे जीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है? जीएसटी बच्चों एक टैक्स है जो उन्हें गवर्नमेंट को देना होता है अपने गुड्स या सर्विस बेचने पे। 2 किस्म के हमारे टैक्स होते हैं बच्चों। एक वो जो हमारी सैलरी या हमारे कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स, जो कि इनकम टैक्स कहलाता है इसको। और दूसरा वो जो कि जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? मान लीजिए आपके पापा या आपकी माता जी कहीं पे जॉब करती हैं, तो वो इनकम जो उन्हें मिलती है वो टैक्स काट के मिलती है, वो आगे अपने ग्राहकों पे उसका बर्डन नहीं लगाते, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों, मान लीजिए कोई भी दुकानदार आपको सामान बेच रहा है, तो उस केस में वो जीएसटी लगाता है, यानी कि गवर्नमेंट को पे तो वो कर रहा है, लेकिन उसका बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जिस आज से कुछ सालों पहले तक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने आते ही उसे एक टैक्स के रूप में बना दिया। इसलिए इसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बच्चों आज जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिसीट्स क्या होती हैं। रिसीट्स यानी कि बच्चों पैसा इन। 2 तरीके से कर सकते हैं हम पैसा इन, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अगर हमारी फर्म में पैसा इन होता है उन लेन देन से जो कि शॉर्ट टर्म की हैं, जैसे कि हमने अपना सामान बना के बेचा, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और लॉन्ग टर्म वाले रिसीट्स को, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से आने वाली रिसीट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। फिर हमने सीखा था बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो कि हम अपनी गुड्स को बनाने में इनकर करते हैं, और एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी होती है जो कि हम अपनी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। 2 किस्म के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरा हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों शॉर्ट टर्म में होता है, यानी कि
वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, जैसे कि हम अपने सामान बना के जब बेचा था तो उसके लिए जो हमें खर्चा हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन हम लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो खर्चा हमें बेनिफिट देगा अगले 5-10 साल तक। तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट, जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी किताबों में दिखा सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों। उसके बाद हमने सीखा था, जी हाँ, प्रॉफिट। अरे भाई, रेवेन्यू में से खर्चे को माइनस करो, आ जाता है प्रॉफिट। लेकिन दूसरी तरफ हमने तो सीखा था गेन भी। गेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि भाई क्या है कि हम लोग, मैंने आपको कॉफी शॉप के ओनर का एग्जांपल दिया था। कॉफी शॉप के ओनर का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, तो उसमें उसने क्या करा, अपने फर्नीचर को बेच के भी पैसा कमाया, लेकिन उसका काम फर्नीचर बेचना नहीं था, तो इसलिए वो उसका गेन हो गया। कई बार बच्चों हम लोगों के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम होते हैं, तो उस केस में हमें हो जाता है लॉस। उसके बाद गुड्स पे आ जाते हैं बच्चों। भाई, जिन चीजों में हम लोग रेगुलरली डील करते हैं उसे बोलते हैं हम गुड्स। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करके आगे बना के बेचना। भाई, जब खरीदा तो उसे बोलेंगे परचेजेस, बना के बेचा उसे बोलेंगे सेल्स। तो परचेजेस और सेल्स के अलावा इस वाली स्लाइड में आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी दिख रही है बच्चों। परचेज रिटर्न क्या होती है, हमने अगर घटिया क्वालिटी का सामान खरीद लिया, उसे हम वापस करने जाते हैं, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। और घटिया क्वालिटी का सामान हमने बेचा, हमारे पास वापस आता है, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसके बाद हम आ जाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। बिल्कुल बच्चों, मेरे को पता है आपको याद आ चुका है जो कि सर ने अभी समझाया था। डेटर का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमने उधार पे सामान बेच के पैसा लेना है, और क्रेडिटर होते हैं वो लोग जिनको अगर हमने सामान पे जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा और उन्हें हमने पैसा देना है। जो डेटर्स को हम बिल देते हैं, जिनके अगेंस्ट हमें पैसा लेना है, उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और जिस बिल के अगेंस्ट हमें पैसा लेना होता है उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। फिर हम आते हैं डिस्काउंट यानी कि छूट पे। 20% छूट, 40% छूट, 50% छूट, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरी दुकान पे, ये आपने बहुत बार सुना होगा। भाई, डिस्काउंट वो बेनिफिट होता है बच्चों जो कि हमारे को दुकानदार लुभाने के लिए देते हैं। इसमें दो किस्म के डिस्काउंट, बिल्कुल सही समझा बच्चों, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो याद है हाथी जी को मिला था, क्योंकि नाम के साथ साथ काम भी हाथी वाला। भैया, सामान बेच दिया बल्क में, खरीद लिया बल्क में, तो जेठा जी ने उन्हें जो बेनिफिट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट था। दूसरी तरफ लल्लन जी ने क्योंकि नकद पैसे दिए थे तो उन्हें मिला कैश डिस्काउंट। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों अकाउंट पे। भाई, मैंने बताया था जिस किस्म से आपकी अलग अलग किस्म की जो क्लासेस उन आपकी इंटेलेक्ट के हिसाब से बनाई जाती हैं, सिमिलरली अलग अलग ट्रांजैक्शंस को भी हम अलग अलग अकाउंट का रूप देते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। फिर हमने सीखा था बच्चों इनकम। इनकम का बेसिकली मतलब ये होता है, ये एक बहुत वाइड टर्म है बच्चों। प्रॉफिट भी इसी का पार्ट है। जितने भी अलग अलग सोर्सेस से हम पैसा कमाते हैं
उसे बोलते हैं हम इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्टॉक की। भाई बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, स्टॉक का मतलब होता है जो हमने सामान साइड में रख दिया फ्यूचर में सेल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉस्ट। भाई कॉस्ट में जो भी खर्चा जेठा जी ने करा अपने सामान को बनाने के लिए उसे बोलते हैं कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20,000 में बेचा टीवी, उसकी कॉस्ट थी खाली 16,000 रुपए। उसके बाद हम आ जाते हैं वाउचर पे। वाउचर वो बेनिफिट, वाउचर अगर आपको याद होगा बच्चों, भाई भिड़े जी को हम लोगों ने बिल नहीं दिया था, इसी वजह से उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बच्चे हुए 10,000 रुपए। तो हर चीज का एक एविडेंस या फिर प्रूफ वाउचर होता है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप पे जीएसटी लगता है। दो किस्म के टैक्सेस मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और ये एक किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बच्चों आज मुझे पता है मेरे सारे बच्चों को मेरे जो एग्जाम्पल हैं उसके थ्रू समझने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो बच्चों आज की सभा को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से अगर कोई आपके डाउट है तो वो एक बार पूछना चाहूंगा। मैं 3 से 4 मिनट और हूं, अगर आपके कोई भी स्क्रीन पर डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने इतने अच्छे से समझाया कि मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आया। फिर भी अगली क्लास में आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट होगा बच्चों। तो तब तक के लिए हम आज की सभा को करते हैं यहीं पे समाप्त। लेट्स कॉल ऑफ फॉर टुडे बच्चों। बाय बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।